आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 19 फरवरी 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। एप्स्टीन केस में बड़ा धमाका, प्रिंस एंड्रयू की गिरफ्तारी की खबर। ईरान पर हमले की प्लानिंग के बीच इराक से वक्ती एग्जिट, जर्मनी ने एरबिल से अपने फौजी हटाए। पोलैंड बोला ईरान फौरन छोड़ो। पीएम डोनाल्ड टस्क ने जारी की सख्त एडवाइजरी, हमले के इम्कान। ईरान पर हमला करना आग से खेलने के बराबर होगा, रूस की अमेरिका को सख्त वार्निंग। और गजा में 350 एकड़ में फैला फौजी अड्डा बनाने की खबर, ट्रंप के प्लान पर नई बहस शुरू। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। एप्स्टीन मामले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक प्रिंस एंड्रयू को उनकी 66वीं सालगिरह के दिन गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, अगर ऐसी गिरफ्तारी वाकई हुई है तो यह ब्रिटिश शाही खानदान के लिए एक बेहद बड़ा झटका होगा। साथ ही उन मुल्कों के लीडर्स पर भी ये एक तरह का प्रेशर होगा जो अब तक एप्स्टीन मामले में अपने लोगों को या अपने मिनिस्टर्स को बचा रहे हैं। प्रिंस एंड्रयू, जो अब एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाने जाते हैं, पहले ही अपने रिश्तों की वजह से काफी ज्यादा वो विवादों में रहे हैं, खास तौर पर जेफरी एप्स्टीन के साथ ताल्लुकात को लेकर। अगर ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें मिसकंडक्ट इन पब्लिक ऑफिस के शक में गिरफ्तार किया है तो इसका मतलब होगा कि जांच इस बात पर फोकस है कि क्या उन्होंने बतौर यूके ट्रेड एनवॉय कोई खुफिया या सेंसिटिव जानकारी गलत तरीके से साझा की है। इस मामले में किंग चार्ल्स III का ये कहना है कि वो फुल फेयर एंड प्रॉपर प्रोसेस का सपोर्ट करते हैं। बढ़ते आगे, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है समझ लीजिए। जर्मनी ने एक बहुत एहतियाती कदम उठाया और इराक से अपने फौजी दस्तों की वक्ती वापसी का ऐलान कर दिया है। मिडिल ईस्ट में तेज होती कशमकश के दरमियान जर्मनी ने भी मैदान की सूरत हाल को भांपते हुए अहम कदम उठा लिया है। जर्मन वजारत दिफा यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह तस्दीक की है कि नॉर्थ इराक के शहर एरबिल में तैनात उसके दर्जनों फौजी एहलकारों को टेम्पररी तौर पर बेस से मुंतकिल कर दिया गया है, वापस बुला लिया गया है। वजह वही है, खित्ते में रीजन में बढ़ती हुई टेंशन। तर्जुमान के मुताबिक एरबिल कैंप में अब सिर्फ वही अमला मौजूद रहेगा जो ऑपरेशनल सलाहियत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। गैर ज़रूरी तमाम अमला वापस बुलाया जा रहा है। यानी ये मुकम्मल इनकला नहीं है बल्कि रिस्क मैनेजमेंट है। हालात बिगड़ने की सूरत में नुकसान कम से कम रहे, ये इसका मकसद है। लेकिन वो हालात बिगड़ेंगे कैसे? ईरान पर हमले से। जर्मन दस्ते यहाँ एक बैनुल अक़वामी मिशन के तहत तैनात हैं जहाँ वो इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एहतियात है या आने वाले बड़े तूफान की आहट है? खित्ते में ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान बढ़ती बयानबाजी और फौजी हलचल ने गैर मुल्की अफवाज को भी एक मुमकिना निशाने की जद में लाकर खड़ा कर दिया है। एरबिल का इलाका पहले भी रॉकेट हमलों का सामना कर चुका है। ऐसे में बर्लिन का, जर्मनी का ये फैसला साफ इशारा देता है कि यूरोप भी हालात को हल्के में नहीं ले रहा। अब असली सवाल ये है कि क्या ये वक्ती तब्दीली है या मिडिल ईस्ट में नई स्ट्रेटेजिक लाइनें खींची जा रही हैं? अगर टेंशन और बढ़ती है तो मुमकिन है कि दूसरे यूरोपीय मुल्क भी इसी राह पर चलते हुए नजर आए। यानी एरबिल से जर्मन दस्तों की रवानगी सिर्फ एक फौजी मूव नहीं बल्कि खित्ते की तेजी से बदलती सियासी शतरंज का एक अहम इशारा है। इसे समझिए। एक और अहम खबर, जर्मनी के बाद पोलैंड की खबर। पोलैंड के लोगों को फौरन ईरान से निकलने का हुक्म दे दिया गया है और कहा गया है कि जल्दी करो वरना वक्त हाथ से निकल सकता है। वक्त हाथ से निकल सकता है यानी अब ये साफ हो चुका है कि ईरान पर बहुत जल्द कोई हमला होने वाला है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए खतरे के साए गहरे होते जा रहे हैं। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर टस्क ने अपनी सिटीजन्स को खुली और सख्त हिदायत जारी करते हुए ये कहा है कि जो पोलिश सिटीजन्स ईरान में मौजूद हैं वो फौरन मुल्क छोड़ दें और किसी भी सूरत में ईरान का रुख ना करें। टस्क ने साफ अल्फाज में ये वार्निंग दी है कि अगर हथियारबंद कॉन्फ्लिक्ट ईरान के अंदर शुरू हुआ तो चंद घंटों में हालात ऐसे हो सकते हैं कि फिर निकासी नामुमकिन हो जाएगी। यानी ये सिर्फ एहतियाती बयान नहीं बल्कि इमरजेंसी लेवल की वार्निंग है। ये बयान उस रिपोर्ट के बाद सामने आया है जिसे एक्सियोस ने शाया किया था, जिसमें यह दावा किया गया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान टकराव पहले से कहीं ज़्यादा करीब है और एक बड़े पैमाने की फौजी मुहिम बहुत जल्द शुरू हो सकती है। एक बड़े पैमाने की फौजी मुहिम, इट मीन्स कि जंग। दोस्तों, पोलैंड का ये कदम महज एक काउंसलर एडवाइजरी नहीं है बल्कि यूरोपीय हलकों में बढ़ती बेचैनी का इजहार है। आम तौर पर इस तरह की सख्त हिदायतें
तब जारी की जाती हैं जब हुकूमतों को ज़मीनी इंटेलिजेंस से साफ इशारे मिल चुके हों कि हालात तेज़ी से बिगड़ सकते हैं। इट मीन्स कि पोलैंड के पास पूरा इनपुट है कि ईरान के ऊपर हमला करीब है। अगर यूरोपीय मुल्क अपने शहरी निकालने की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि खतरे का अंदाज़ा सिर्फ बयानबाजी तक महदूद नहीं रहा। इराक से जर्मनी अपने फौजें निकाल रहा है, पोलैंड ईरान से अपने शहरी निकाल रहा है, क्योंकि इराक की ज़मीन से भी ईरान पर हमला हो सकता है। अमेरिका के अड्डे हैं वहाँ, हालांकि वो निकल गए थे, लेकिन फिर भी वो एयर स्पेस लिया जा सकता है। क्या जर्मनी शामिल होने जा रहा है ईरान पर हमले में? इसीलिए उसने अपने पहले ही फौजी सिक्योर कर लिए। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या वीकेंड पर वार होगा ईरान पर? इसी हफ्ते पेंटागन तैयार है, मगर फैसला अभी ट्रंप के हाथ में है। यही अगली रिपोर्ट की हेडलाइन कह रही है। वॉशिंगटन से लगातार आ रही रिपोर्टों ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट की फिजा को और ज्यादा बोझिल कर दिया है। सीबीएस न्यूज के मुताबिक अमेरिकी फौजी क़यादत ने डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया है कि वो ईरान पर इस सैटरडे को हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री एसेट्स और ऑपरेशनल प्लानिंग मुकम्मल है, यानी अगर सियासी हरी झंडी मिल जाए तो कार्रवाई में देर नहीं लगेगी। इंतजार हो रहा है वो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आने का। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है और वो लगभग लंगर इजराइल के करीब डालेगा। लेकिन अहम नुक्ता यह है कि ट्रंप ने अभी तक आखिरी फैसला नहीं किया है हमले का। दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ हलकों का कहना है कि वीकेंड पर हमला मुमकिन जरूर है, मगर इतना जल्द कदम उठाए जाने के इम्कान कम नजर आते हैं। ईरान पर हमले की बहुत खबरें हो गई, लेकिन ईरान की तरफ से रूस कुछ कह रहा है, वार्निंग दे रहा है अमेरिका को। कह रहा है कि ईरान पर नया हमला आग से खेलने के बराबर होगा। रूस ने अमेरिका को साफ लहजे में आगाह कर दिया है कि ईरान पर कोई भी नया हमला पूरे इलाके को खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता है। रूस के वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने कहा है कि ऐसी किसी कार्रवाई के सीरियस नतीजे होंगे और हालात पहले ही बेहद नाजुक हैं। सर्गेई लावरोव ने इशारा दिया कि इससे पहले भी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जा चुका है, जिससे बड़े हादसे का खतरा पैदा हुआ था। उनके मुताबिक हर कोई समझता है कि मौजूदा हालात में नई मिलिट्री कार्रवाई आग से खेलने के बराबर होगी। ये बयान दोस्तों ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर मसले पर बातचीत चल रही है, मगर साथ ही मिलिट्री तनाव भी कम नहीं हुआ है। रूस का पैगाम बिल्कुल साफ है, अगर हमला हुआ ईरान पर तो उसका असर सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगा। उस आग में सिर्फ ईरान नहीं जलेगा, बल्कि पूरा रीजन उसकी जद में आ जाएगा, पूरा रीजन सुलग जाएगा। अब खबर गजा से। गजा में 350 एकड़ का अमेरिकी मिलिट्री बेस बनाने की खबर सामने आई है। अब ये दावा किया जा रहा है कि 5000 फौजियों की तैनाती की तैयारी हो रही है गजा के अंदर। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत गजा में 350 एकड़ पर फैला एक बड़ा मिलिट्री बेस कायम करने की प्लानिंग कर रही है, जहां तकरीबन 5000 फौजियों की तैनाती का इरादा है। बताया जा रहा है कि ये बेस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए होगा, वही मल्टीनेशनल फोर्स जिसे जंग के बाद गजा की निगरानी और डेवलपमेंट प्लान को लागू करने के लिए तजवीज़ किया गया है। इस प्लान को ट्रंप के गजा विजन का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसके तहत जंग के बाद के इंतजामात सीधे अमेरिकी निगरानी में लाने की बात की गई थी। अगर ये तजवीज़ अमल में आती है तो इसका मतलब होगा कि गजा में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अमेरिकी या अमेरिकी सरपरस्ती में फौजी मौजूदगी कायम होगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसे अमन कायम करने की कोशिश माना जाएगा या फिर ये इलाके में नई तैनाती और नए तनाव की बुनियाद बनेगा। गजा वैसी बहुत छोटी जगह है, वहाँ इतने एकड़ में फैला फौजी अड्डा, यानी कई लोगों से उनकी जीने की या उनकी खेती की ज़मीन, उनकी रहने के आसरे छीन लेने के बराबर होगा। खैर भी देखते हैं, ये तो टाइम्स ऑफ इसराइल ने खबर दी है, तो मान लिया जाए कि ये होने जा रहा है। एक दो खबरें यहाँ से ले लीजिए। रमज़ान शुरू हुए हैं तो जाहिर सी बात है लोग एक दूसरे को इफ्तार देते हैं, लेकिन गजा से एक ऐसी तस्वीर आई है सामने जिसने हिला कर रख दिया है। एक पैकेट गजा के लोगों पर जो गिराया गया, उनमें से एक पैकेट ये है जिसमें एक सिगरेट रखी है और सिगरेट के साथ खजूर रखा है और खजूर के साथ कार्ड रखा है। कार्ड के अंदर इसराइल के एजेंट्स के नंबर हैं और कहा गया है कि हमसे कांटेक्ट करो। ये दावा किया जा रहा है इस खबर में। हालांकि इसकी कंफर्मेशन इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसराइल इसे कबूलेगा नहीं, लेकिन कुछ न्यूज़ नेटवर्क जो फ़लस्तीन की खबरें देने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने इसकी तस्वीर शेयर की है
اور وہیں کے ایک لوکل جرنلسٹ ہیں رامی عبدل، انہوں نے اسے لیا ہے تصویر کو کہ کھجوریں 3 ہیں، ایک سگریٹ ہے۔ اب سگریٹ نارمل ہے کہ نشے والی ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے کھجور کے ساتھ سگریٹ آپ نے افطار میں کبھی دیکھی ہے؟ یہ افطار کے چھوٹے چھوٹے پاؤچز بنا کر غزہ میں گرائے جا رہے ہیں ڈرونز کے ذریعے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو فی الحال اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریے، ہمارے لیے ہمارے لیے کام کیجیے، ہمیں انفارمیشن دیجیے غزہ کے اندر لوگوں کی، اور اس کے بدلے میں آپ کو پیسہ ویسا ملے گا۔ تو یہ دعویٰ ہے۔ لیکن ایک چیز ہوئی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یو این میں وینزویلا کی جو ایمبیسڈر ہیں کلاوڈیا سلانو کیلڈیرا، انہوں نے یو این کی میٹنگ میں اپنے دوست فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اور یہ کہا کہ غزہ کے اوپر گرنے والا ہر بم جس نے تباہی مچائی، یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے یونائٹڈ نیشنز کے سسٹم کو بھی تباہ کیا ہے۔ یہ خاموشی دنیا نوٹ کر رہی ہے یو این کی۔ آر ایس ایف کی بات کرتے ہیں، سوڈان کی بات کرتے ہیں۔ آر ایس ایف کے جو سوڈان میں لگاتار ایکشنز ہیں، جو حملے ہیں خاص طور سے الفاشر میں، وہ جینوسائیڈ کے برابر ہیں۔ یہ یونائٹڈ نیشنز کی جانچ میں پایا گیا ہے جینوسائیڈ، اور یہی فیصلہ لینے میں غزہ پر بہت مہینے لگ گئے تھے اسی یونائٹڈ نیشن کو۔ خیر، ایران کے سمندر میں آج جنگی ڈرل ہوئی ہے، اور ایران اور رشیا نے مل کر جو ہے وہ دونوں کی نیوی نے مل کر جنگی ڈرل کو کیا ہے۔ یہ 4 تصویریں اسی کی ہیں۔ انہوں نے ایک موک ڈرل بھی کی جس میں ایک جہاز قبضایا گیا، اور پھر ان دونوں کی نیوی کی فورسز کے کمانڈوز نے اس جہاز کو چھڑایا اور کہا کہ سمندری ڈاکوؤں سے ہم ایسے ہی اپنے ہر جہاز کی حفاظت کریں گے۔ اور سمندری ڈاکو کا مطلب جو بھی ان کے جہازوں پر قبضہ کر رہا ہے، اور صاف ہے بالکل امریکہ ان کا تیل لے جانے والے جہازوں کو قبضہ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔